Thank you to all of you for joining the class. Even this class is late, but many guys are joining. So thanks to all of you. And let's start the class. So today's topic is membership of a company. आज का टॉपिक है कंपनी की मेंबरशिप। एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग बीबीए या बीकॉम जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर भविष्य में जॉब करनी है हायर लेवल की, या अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बनना है, तो रूल्स बहुत ज़रूरी हैं जो आपको जानकारी में होने चाहिए। जैसे हम अगर अभी सिंपल सी बात करें, अगर आप एक छोटी सी शॉप खोलते हैं और उसमें आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स चाहिए, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, इवन चाहे टैक्स का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे और भी कोई बेनिफिट्स हो इंश्योरेंस का, तब आपको जो भी शॉप या फर्म या जो कंपनी आपने बनाई है या जो चला रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी एक छोटी सी दुकान है, तो अगर आपका जीएसटी नंबर है उसमें और आपके पास उद्योग आधार है, तो देखिए उसमें लगना कुछ नहीं। हाँ, आप इस बात की केवल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपका बिजनेस चल रहा है। जैसे जीएसटी फाइल करते हैं, तो उसमें आपका कभी भी, आप जानते हैं कि एक लिमिट के बाद एक लिमिट होती है, उसमें आपको टैक्सेस नहीं देने होते हैं। तो टैक्सेस नहीं देने होते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जैसे उसमें कुछ लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की हैं और 5 करोड़ से नीचे वालों को ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बस हाँ, ये है, लेकिन उनको ये भी दिखाना पड़ता है कि आपका बिज़नेस चल रहा है। तो आपको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं या जो पॉलिसीज़ हैं, उनका बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। कंपनी एक्ट में आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या जीएसटी अपना ले लेते हैं या उद्योग आधार ले लेते हैं, तो आपके लिए हमेशा ये बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं कंपनी में मेंबर बनने की। अब पहले क्या होता था कि पहले जो हम लोग कहते हैं ना घराने, तो घराने में क्या होता था कि जो बिजनेसमैन होते थे उनका अलग वो होता था। तो हेरिडिटी होती थी। हेरिडिटी का मतलब है आपकी वांसेक। अलग, जैसे अब रिलायंस वाले में देखिए तो अ, पहले धीरू भाई अंबानी थे, उसके बाद मुकेश अंबानी, फिर अब इसके बाद उनके जो बच्चे हैं आकाश अंबानी, या वो लोग बिजनेस चलाएंगे, फिर उनके बच्चे। ये हेरिडिटी है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका भी ऐसा ही बिजनेस हो, जरूर चाहेंगे। तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन है, क्योंकि आपको तो वहां तक पहुंचने में बहुत कई साल लग जाए, पता नहीं पहुंच पाए भी या ना पहुंच पाए। तो उसके लिए आपका है कि आप ऐसी किसी कंपनी में मेंबरशिप ले सकते हैं। आप किसी ऐसी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं और उस कंपनी के ऑनर बन सकते हैं। किस तरह से? जितना आपने उसमें पैसा लगाया होगा, आपके तौर पर ये कह सकते हैं कि आपने उसमें इतना पैसा लगाया है, तो उतने हिस्से के आप मालिक हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कंपनी में मेंबर कौन होते हैं और वो मेंबर बनते कैसे हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम देखें, तो एक कंपनी इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स, दो इट हैज इट्स ओन सेपरेट एंटिटी। कंपनी में कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं, जबकि कंपनी, हाँ याद रखिए, कंपनी खुद की एक अलग एंटिटी होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक नाम होता है, जो हम लोग जिस नाम से कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और उसमें हम कई मेंबर्स बनाते हैं। ये हमने पीछे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, जो उसके प्रमोटर्स वगैरह होते हैं, उसके मेंबर्स बनते हैं कैसे। So the members of the company are the person who
for the time being constitute the company as a corporate entity. मेंबर कौन होते हैं? वो जो समय के साथ कंपनी को एक कॉर्पोरेट एंटिटी के रूप में बनाते हैं, या कॉन्स्टिट्यूट मतलब उनको इकट्ठा करते हैं या बनाते हैं। सो कंपनी एक्ट के तहत कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़कर मेंबर, शेयर होल्डर या आप कहते हैं स्टॉक होल्डर, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल उनके तौर पर सिनोनिम्स के तौर पर किया जाता है कंपनी के मेंबर के लिए। शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर का मतलब ऐसे पर्सन से है जो कुछ शेयर्स का ऑनर है, कुछ शेयर का मालिक। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर आप भी चाहें तो कंपनी के मालिक बन सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस भी उसमें ऑनरशिप कर सकते हैं। जैसे अगर कभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मैंने अभी पीछे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शेयर में शायद हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर आप ऑनर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑनर बनना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर लीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऑनर बनना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जब हम शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर की बात करते हैं तो ऐसे पर्सन से है जो कुछ शेयर्स का ऑनर है। कंपनी एक्ट के तहत शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि ऐसे पर्सन को मेंबर के तौर पर डिफाइन किया है, कि ऐसे पर्सन को मेंबर के तौर पर डिफाइन किया गया है। तो कंपनी का ये संवैधानिक लायबिलिटी है, मतलब कि उसकी ये लायबिलिटी है कि वह ऐसे मेंबर्स का एक रजिस्टर बनाए, जो भी उसके स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उसका एक रजिस्टर बनाए। फिर जहां तक शेयर्स द्वारा लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन है, तो उसका जो शेयर होल्डर कंपनी का एक मेंबर होता है, जबकि गारंटी द्वारा लिमिटेड या अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होती है, उसके सदस्य शेयर होल्डर नहीं होते। इस चीज को याद रखिएगा कि जहां तक शेयर लिमिटेड द्वारा कंपनी है, शेयर लिमिटेड कंपनी के साथ उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसका एक मेंबर होते हैं, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता है, उसके सदस्य शेयर होल्डर नहीं होते हैं। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह नियम बनाया जा सकता है कि जो शेयर होल्डर का कैरी करने वाला है, सभी स्पेशल बेनिफिट्स के लिए वो लायबल होगा, उसको मिल सकते हैं, जैसा कि वह शेयर होल्डर या उसके नाम के सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया, मतलब कि जितने भी सदस्यों मेंबर्स के नाम उसमें रजिस्टर में दिए गए होंगे वो उस कंपनी के मेंबर हों। अगर उसमें सब स्पेशल बेनिफिट उनके बारे में दिए गए होंगे तो उनको दिएगा। अच्छा, हम एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में, तो आप जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट तो बना ही रहेगा, साथ में ही आपको डिविडेंड इतना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि डिविडेंड की अगर उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि कंपनी उनको काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देती है, ठीक है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में आप किसी कंपनी पर ट्रस्ट बना करके रखते हैं तब की बात है। अब ये नहीं कि आज खरीदे और कल बेच दिए तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलता। वो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी शेयर आप होल्ड करके रखते हैं तब ये बात होती है। चलिए, अब हम जो कंपनी एक्ट में मेंबर है उसकी क्या डेफिनेशन दी है जरा हम एक बार देख लेते हैं। तो
according to section 41 of the Companies Act 1956, the subscriber of the memorandum of the company shall be deemed to have agreed to become members of the company and on registration shall be entered as a member in its register of member. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, अगर उसमें कोई पर्सन सब्सक्राइब किया हुआ है एज ए मेंबर, तो वो, या जो उनका रजिस्टर है, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया था, अगर उसके रजिस्टर में मेंबर्स में जहां नाम लिखे हैं वहां पर कोई पर्सन का नाम लिखा है, उसकी एंट्री हुई है, तो वो एज ए मेंबर काउंट किया जाएगा, वो एज ए मेंबर काउंट किया जाएगा। दूसरा, एवरी पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम ए मेंबर, कोई भी ऐसा, एक तो पहली बात जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है आपको उसमें साइन करना पड़ेगा बनने के लिए, या फिर आप रिटन में एक एग्रीमेंट देंगे। एवरी पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि उसको मेंबर बनने के लिए एक रिटन में एग्रीमेंट देना पड़ता है। सिंपल सा, जो सेकंड ऑप्शन है, आपको रिटन में एक एग्रीमेंट दीजिए कि मैं इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, तो वो आपको, उसमें आपका नाम आ जाएगा मेमोरेंडम ऑफ रजिस्टर में, तो आप मेंबर बन जाएंगे। दूसरा, एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ ए कैपिटल एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज ए बेनिफिशियल ऑनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ ए डिपॉजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी। या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें उनको एज ए बेनिफिशरी के ऑनर, मतलब कि लाभ को पाने के लिए मालिक के रूप में उसको दर्ज किया गया, मालिक के रूप में उसको दर्ज किया गया हो, तो वो भी एक उसका मेंबर हो सकता है, वो भी उसका एक मेंबर बन सकता है। तो आपके पास अगर देखेंगे तो मेंबर बनने के तीन तरीके हैं, मेंबर बनने के तीन तरीके हैं। पहला, आप तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन कर लीजिए, उसमें आ जाइए। दूसरा, एक रिटन एग्रीमेंट दीजिए। और तीसरा है आपका जो ऑनर के फॉर्म पर जो बेनिफिशियरी, जो स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऑनर के तौर पर आप रजिस्टर हो जाइए, तो आप उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। अब जैसे जब आप मेमोरेंडम पर साइन करते हैं, जब आप मेमोरेंडम पर साइन करते हैं, तो जो भी उसमें साइन करने वाला पर्सन है, कंपनी के इशू होने का सर्टिफिकेट जारी होते ही वो शेयर होल्डर बन जाता है। अगर आप जो है मेमोरेंडम में साइन किए हुए हैं, तो जैसे ही कंपनी के इशू होने का सर्टिफिकेट होगा, जैसे ही कंपनी के इशू होने का सर्टिफिकेट होगा, आप जो है तुरंत उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। वह लॉ के हिसाब से देखा जाए तो उतने शेयर्स का जो बायरिंग होती है, मतलब कि ऑनरशिप है उसकी, तो उसने उतने शेयर्स का वो खरीदने वाला माना, मतलब कि बायर माना जाएगा वो, जितने उसके नाम के आगे लिखे होंगे। जो मेमोरेंडम होता है ना, तो उसमें जो मेंबर बनते हैं, तो वो उसमें लिखा होता है कि हम अगर हमारी कंपनी में 4 मेंबर हैं, 5, 10 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, तो ये इतने शेयर होल्डर के मालिक हैं, ये इतने शेयर होल्डर के मालिक हैं, ये इतने शेयर होल्डर के ऑनर हैं, उसमें ये लिखा होता है। अब अगर आपको रिटन में एग्रीमेंट देना है, अगर आप रिटन में एग्रीमेंट दे रहे हैं कि हम इस कंपनी के मेंबर बनने के लिए तैयार हैं, तो उसके दो तरीके हैं, उसके तीन तरीके हैं। तीन कौन कौन से हैं? एक तो है अलॉटमेंट, दूसरा है ट्रांसफर, और तीसरा है आपका ट्रांसमिशन। तीसरा है आपका ट्रांसमिशन। तो पहला है अलॉटमेंट। एग्रीमेंट जब हम साइन करते हैं तो उसमें अलॉटमेंट, so a person who applies for share becomes a member when shares are allotted to him. A notice of allotment is issued to him and his name is entered on the register of the member. क्या होता है कि जब शेयर इशू होते हैं, जब शेयर इशू होते हैं तो उसके नाम से एक नोटिस निकाली जाती है जिसको कि वो अलॉटमेंट देना है,
उसके नाम से एक नोटिस निकाली जाएगी कि हम इसको इतना शेयर अलॉट कर रहे हैं और एज ए मेंबर हम इसको ला रहे हैं। तो उसका हम जो है, जो मेंबर्स का रजिस्टर होता है उसमें उसके नाम की एंट्री कर दी जाएगी और वो उसका मेंबर बन जाएगा। जब शेयर सीधे कंपनी द्वारा बेचे जाते हैं, जब शेयर सीधे कंपनी द्वारा बेचे जाते हैं तो इसे बोलते हैं अलॉटमेंट। कंपनी द्वारा शेयर्स का जो अलॉटमेंट उसी समय किया जा सकता है जब एक्ट में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का पालन होता है, उनको फॉलो किया जाता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोस्पेक्टस के साथ जो शेयर खरीदने वाला है उसके पास भेजा जाता है, और जब वो मांगी गई जो अमाउंट है, मतलब कि मान लीजिए कि उसका जो अमाउंट मांगा गया है, जब शेयर अलॉट होते हैं ना तो कंपनी की ड्यू जैसे ज़्यादा हो गई तो जो मांगा गया अमाउंट है उसमें उसको भर करके फॉर्म के साथ वापस कंपनी को वो भेज देता है। तो कंपनी उसको शेयर अलॉट करके एक नोटिस इशू कर देती है, परंतु जो अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन करने वाला पर्सन तभी मेंबर माना जाएगा जबकि जो रजिस्टर है, जो मेंबर का रजिस्टर होता है उसमें उसका नाम दर्ज हो जाएगा। पहले नोटिस करके उसको अलॉट कर देगी, फिर वो कर देगी, फिर रजिस्टर में उसका नाम जब लिख जाएगा तो फिर उसका वो मेंबर बन जाएगा। तो इस तरह से हम शेयर्स अलॉट करके कंपनी के मेंबर्स को बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जो शेयर होते हैं वेरिएबल एसेट के अंतर्गत आते हैं। जो शेयर्स होते हैं वो कौन से, करंट एसेट्स। शेयर्स आपके करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं। करंट एसेट जो होता है वो आपका ट्रांसफरेबल है। तो जब कोई पर्सन शेयर ओपन मार्केट में किसी भी पर्सन से खरीदता है, किसी भी पर्सन से खरीदता है और अपने नाम पर उनको ट्रांसफर करवा लेता है, अपने नाम पर उनको ट्रांसफर करवा लेता है, तो इसको ट्रांसफर कहते हैं। और वो उसका, अगर वो पर्सन उसका मेंबर है तो अब चूंकि उसके नाम पर वो ट्रांसफर हो गए हैं तो अब उनका नाम उसकी जगह उसका हो जाएगा। जैसे हम लोग इस समय जो शेयर मार्केट में होता क्या होता है, अगर आपके पास कोई शेयर है, अगर आपके पास कोई शेयर है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अपने शेयर मुझे बेच दो, क्योंकि आप उस समय जितने शेयर आपके पास थे तो उतने शेयर के ऑनर आप होंगे। लेकिन जैसे ही आपने वो शेयर मुझे बेच दिए तो अब वहां से आपका नाम हट जाएगा और मेरा नाम आ जाएगा। तो ये कहलाता है ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि अपने आपके पास जितने शेयर थे वो आपने मुझको ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। अगर वो पर्सन उसका मेंबर रहा होगा तो फिर उसका नाम कट करके और आपका नाम वहां पर आ जाएगा। और जो अगला तरीका है वो है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब अगर किसी के पास शेयर है, जब अगर किसी के पास शेयर है, अब मान लीजिए उसको कभी कुछ हो जाता है, बाय द वे उसकी डेथ हो गई, वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बेस पर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसका शेयर होल्डर बन सकता है, उसका शेयर होल्डर बन सके, तो क्या किया जाएगा, जो एप्लीकेंट है उसका मेंबर बनने के लिए एक रिटर्न में स्टेबल होना चाहिए। तो अब वो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, उसमें जिसका नाम होगा वो उसके नाम पर उनको पीछे चला जाएगा। जैसे अब अगर मेरा है, अब मेरा शेयर होल्डर के मैं काबिल नहीं हूँ, तो मेरा जो नॉमिनी होगा उसके नाम पर वो शेयर ट्रांसमिट हो जाएंगे, वो उसके नाम पर से ट्रांसफर चले जाएंगे। सो a person may become a member of a company by operation of law, that is if he succeed to state of deceased member। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन, जैसे अब किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो अब चाहें तो आप उसके शेयर को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई पागल हो गया तो उसके शेयर्स को आप अपने नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं, या अगर उसने अपना किसी को दे रखा है तो वो अपना उसके नाम पर वो चला जाएगा। तो ये इसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस है। जैसे ऑन द डेथ ऑफ ए मेंबर हिज एग्जीक्यूटर और द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड अंडर द लॉ टू सक्सीड टू हिज स्टेट। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा एक पर्सन है जो पागल हो गया या जिसकी डेथ हो गई और उसकी वसीयत में ऐसे पर्सन का नाम लिखा है जो उसके बाकी जो संपत्ति है उसका मालिक बनेगा, तो वो शेयर भी उसके पास चले जाएंगे, वो शेयर भी उसके पास चले जाएंगे। तो ये है आपका बाय ट्रांसमिशन।
इसके अलावा अगर कोई पर्सन a person is deemed to be a member of a company if he allows his name without sufficient cause to be on the register of members of the company or otherwise holds himself out or allows himself to be held out as a member. In such a case, he is stopped from denying his membership. कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके बेस पर आपको होल्ड कर दिया जाता है, आपको होल्ड कर दिया जाता है या आपके अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके आप दूसरे कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे का नाम वो करती है, तो जब तक वो अपना डिनाई नहीं कर देता है उसको मेंबरशिप के लिए, तो तब तक हम उसके शेयर को इशू नहीं कर सकते। ही कैन हाउएवर एस्केप हिज लायबिलिटी बाय टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन और हैविंग हिज नेम रिमूव्ड फ्रॉम द, हाँ ये वो इस बात की लायबिलिटी उसकी होती है कि वो अपना नाम की जगह किसी और का नाम दे और रजिस्टर से अपना नाम हटवा दे, तो जो है अपना नाम हटवा करके किसी और का नाम वहां पर दे। इसके बाद होल्डिंग शेयर्स एज बेनिफिशियल ऑनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, तो एज ए बेनिफिशियल ऑनर के रूप में अगर उसका नाम वहां पर दिया हुआ है, तो डिपॉजिटरी का मतलब होता है हिताधिकारी स्वामी के रूप में, मतलब कि एक जो बेनिफिशियल होता है और उसके ऑनर के रूप में अगर वो मेंबर है तो वो उसको मेंबर बन सकता है कंपनी का। अब देखिए हु कैन बी अ मेंबर, हु मे बिकम अ मेंबर, कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। कोई भी अवयस्क नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मतलब कि अडल्ट होना चाहिए। अडल्ट का कंपनी एक्ट के तहत मेंबर बनने के लिए किसी भी डिसक्वालिफिकेशन का उसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, उसमें डिटेल कि अगर आप बच्चे हैं, आप किसी और का नाम दे दिया है, मतलब कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब किसी का नाम भी उसमें हो सकता है, क्योंकि शेयर कोई भी खरीद सकता है। इवन आप किसी के नाम पर शेयर खरीद सकते हैं, आप कुत्ते के नाम पर भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन जब कभी अगर ऐसा कुछ होगा तो जो उस कुत्ते का ऑनर होगा वो उस शेयर होल्डर का, उस शेयर का मालिक बनेगा, याद रखिएगा। लेकिन मेंबर बनने के लिए एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है और वह स्टेबिलिटी जो लॉ है उसके द्वारा चेंजेबल होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें कंडीशंस कुछ होती हैं। अतः जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो उसके तहत सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए कॉन्टैक्ट करने की कैपेबिलिटी आवश्यक है, कॉन्टैक्ट करने की कैपेबिलिटी जरूरी है कि आप किसी से बातचीत कर सकें, कोई कॉन्टैक्ट कहीं साइन इन करना होगा तो आप वो सब कर सकें। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन का नाम लिया है, आपने ऐसे किसी पर्सन या किसी जो जिसमें कांटेक्ट करने की क्षमता नहीं, मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे का नाम दिया, आपने अपने बच्चे का नाम दिया और उसकी कैपेबिलिटी, हाँ अगर वो योग्य है सब कुछ है तो अलग बातें हैं, लेकिन अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अगर वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तब फिर वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी में ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है तो उसमें ये लिखा गया है कि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उस समय होता हवास में और पूरे दिमाग से काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप शेयर कैसे लेंगे, क्योंकि शेयर्स लेने के लिए आपको साइन एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक? तो वो एक अवयस्क नहीं होता, अवयस्क का मतलब कि यहाँ पर अयोग्य नहीं होना चाहिए, जबकि अयोग्यता की कोई डेफिनेशन उसमें नहीं दी गई है, लेकिन हाँ इस तरह से होना चाहिए कि आप प्रॉपर कॉन्टैक्ट कर सकें। इसके बाद कंपनी एज ए मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के एक मेंबर बन सकती है, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की एक मेंबर बन सकती है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, इसलिए एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है यदि कोई हेल्पिंग कंपनी अपनी कंट्रोल कंपनी के डेथ पर्सन के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हो या किसी ऐसे कंट्रोल के फॉर्म में काम कर रही हो, तो वो उसके मेंबरशिप ले सकती है, वो उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म एज ए मेंबर, पार्टनरशिप एज ए साझेदारी के फॉर्म में,
तो कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म नॉट अ लीगल पर्सन एंड एज सच it cannot in its own name become a member of a company except in company registered under section 25 of company act। लॉ की अगर उसमें देखें तो साझेदारी जो पार्टनरशिप फर्म के रूप में नहीं जानी जाती, इसलिए फर्म के नाम से कोई शेयर अलॉट नहीं होगा। पार्टनरशिप में याद रखिए, अगर पार्टनरशिप में फर्म चलती है ना, तो फर्म के नाम से कोई भी शेयर अलॉट नहीं होगा। फर्म अपने पार्टनर्स के जो ज्वाइंट नेम पर किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसकी मेंबरशिप प्राप्त कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए कोई 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर ने मिलकर के एक फर्म बनाई XYZ। अब वो चाहेंगे XYZ के नाम पर मेंबरशिप लेने किसी कंपनी की, तो नहीं होगा। हाँ, उन चारों में से चारों अलग अलग अपने नाम से मेंबरशिप ले सकते हैं। वो चारों अपने अलग अलग नाम से मेंबर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फर्म के नाम से शेयर का अलॉटमेंट किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि सभी पार्टनर्स ने ज्वाइंट रूप से शेयर्स अलॉट किए हैं, और जो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स में से हर मेंबर उस कंपनी का हर पार्टनर उस कंपनी का एक मेंबर होगा। या तो चाहे अलग अलग हो जाए, अगर फर्म के नाम से करते हैं तो फिर वो चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस चीज के लिए। इसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म एज ए मेंबर। अब बात करते हैं सेक्शन 25 कंपनी। A non-profit making company licensed under Section 25 Company Act can become a member of another if it is authorized by its memorandum of business to invest into shares of the other company। जो इसमें चैरिटी वाली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा है कि वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद करके मेंबर बन सकती है, तो उसमें एलिजिबिलिटी है, वो बन सकती है। साथ ही फॉरेनर्स एज ए मेंबर। A foreigners may take shares in Indian company and become a member subject to the provisions of the Foreign Exchange Management Act 1999. But in the event of war with his country, he becomes an alien enemy and his power of voting and his rights to receive notice are suspended। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के किसी भी कंपनी में अपना वो मेंबरशिप या मेंबर बन सकता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको बोलते हैं, फेमा आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है, तो अगर उसमें से उसके रूल्स के तहत है तो वो किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन अगर जिस कंट्री का वो पर्सन है उसके साथ हमारे युद्ध के कुछ ऐसा वॉर या कुछ ऐसा उस कंट्री के साथ होता है, तो उसी क्षण से जैसा ही डिक्लेयर ऐसा कुछ होता है, तो वो एक हमारा शत्रु, एलन एनिमी बन जाएगा, और उसकी जितने भी वोटिंग राइट्स या पावर हैं उसको तुरंत एक नोटिस दे करके सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। माइनर एज मेंबर, ए मेंबर हु इज नॉट ए स्विच जज, फॉर एग्जांपल ए माइनर इज wholly incompetent to enter into contract and as such cannot become a member of a company। Consequently, an agreement by a minor to take shares is void ab initio। अगर मान लीजिए कोई माइनर, माइनर का मतलब कि 18 साल से कम का पर्सन मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। अगर कभी क्या होता है ना कि हम इसीलिए जो हमारे यहाँ कानून है कि अगर 18 साल से कम पर्सन का कोई व्यक्ति कोई भी कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, जो उसके साथ कॉन्टैक्ट करता है उसको पूरा वो भुगतेगा। इसीलिए आपने बिजनेस लॉ अगर पढ़ा हो तो उसमें है वाइड अप इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट करते हैं जिसकी कांटेक्ट करने की कैपेसिटी ना हो और आप जानबूझ करके या इंटेंशनली कुछ ऐसा कांटेक्ट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है वाइड अप इनिशियो, जिसको माना नहीं जाएगा। ठीक, तो वो इस तरह का मेंबर नहीं बन सकता है। तो ये है मेंबर्स जो कंपनी के बन सकते हैं, हु कैन बी अ मेंबर ऑफ। इंसॉल्वेंट, पानी, इस तरह से और भी कई मेंबर हैं पर्सन टेकिंग। अब थोड़ा सा इनके हम राइट्स और जो लाइबिलिटीज हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। राइट्स और इनके जो लाइबिलिटीज हैं कि अगर ये मेंबर आप बनते हैं
तो आपकी क्या क्या राइट्स और क्या क्या लायबिलिटी आपकी हो सकती है। तो पहला है आपका कंपनी के मेंबर के जो राइट्स हैं उसके डिटेल्स को देखना, उसके डिटेल्स और उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको पूरा आपको देखना है। दूसरा, लाभांश को पाना, ये एक बहुत जरूरी है। डिविडेंड, उनका ये अधिकार है कि उनको डिविडेंड मिलेगा, सभी मेंबर्स को डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका मतलब लीजिए, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आपका यह राइट है कि आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, इवन उनको प्रॉफिट प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। अगर कभी कंपनी में कुछ होता है तो जो उनके शेयर होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको पहले दिया जाएगा, लेकिन उसमें उनका रिस्क कम है। तो जो डिविडेंड है उसकी एक लिमिट होती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, 15, 20, 25% जो भी है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा डिविडेंड, अगर जैसे आप कंपनी में ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं तो कभी कभी तो आपको एक डिविडेंड के साथ बोनस शेयर भी मिल जाते हैं अगर ज्यादा होता है, और वो इतना ज्यादा होता है कि आपने जो शेयर लिए थे अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके जो शेयर है उससे कई गुना ज्यादा भी हो जाता है। कभी कभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे कई है, अगर जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बने रहे और उससे कम दसियों गुना आपका डिविडेंड आपको मिल जाता है। तो ये उसका काफी बेनिफिट है और ये उसका राइट भी है। साथ ही जो उसके शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने का राइट होता है, वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। और हाँ, अगर कंपनी कभी भी नए शेयर अलॉट करती है, अगर कंपनी कभी भी नए शेयर अलॉट करती है तो जो पहले से उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो उनको प्रायोरिटी, उनको प्रेफरेंस मिलेगा कि उनका सबसे ज्यादा अधिकार होगा कि वो अगर उस शेयर को लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जब वो मना कर देगा कि नहीं अब मैं नहीं लूंगा, तब भी फिर वो दूसरे के मेरे, नहीं तो पहले उन्हीं से पूछा जाएगा कि क्या आप, हम जो नए शेयर इशू कर रहे हैं आप लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो फिर उसको ले सकते हैं। साथ ही कंपनी की जो भी मीटिंग होती है, कंपनी की जो भी मीटिंग होती है उन सभी मीटिंग्स में मेंबर को पार्ट लेने का राइट है। जितने भी मीटिंग्स होंगी उसमें वो पार्टिसिपेशन कर सकता है। और हाँ, एक चीज और, जब अगर कंपनी कभी वाइंड अप होती है, अगर कंपनी कभी बंद होती है तो जो उसका एसेट बिकेगा, जो एसेट उसका बिकेगा और उसमें से जो सब लाइबिलिटीज हैं उनको देने के बाद, मान लीजिए जैसे प्रेफरेंस होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनको देने के बाद अगर जो कुछ बचता है, अगर ऐसा कुछ बचेगा तब की बात है, अगर वो बचेगा तो उस पर उसको राइट होता है कि अब उसके शेयर के रेशियो में, ऐसा नहीं कि जितना मन चाहे उतना ले ले, उसके शेयर के रेशियो में उसको उतना हिस्सा प्राप्त करने का राइट है। मान लीजिए अगर आपके 100 रुपए के शेयर हैं और अब सब कुछ लाइबिलिटीज पे करने के बाद आपके और भी कुछ एसेट बचता है, तो आपका 100 रुपए के हिसाब से जितना भी आपका एसेट बचता है उसका आपको पार्ट आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर कभी भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन होती है, अगर कभी भी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में किसी भी ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की है, तो कंपनी के हर मेंबर से, जो कंपनी का कोई भी मेंबर होगा उससे ट्रिब्यूनल से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब ट्रिब्यूनल होता है वहां पर आप चाहें तो एज ए ऑडिटर आप अपना वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जो मेंबर्स होते हैं। तो ये उनके राइट्स हैं जो आप कंपनी के मेंबर होते हैं। साथ में ही इनकी लाइबिलिटीज के बारे में अगर देखें, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक तो
उनका जो रजिस्टर होता है वो उनको रखना पड़ता है, मेंबर्स का रजिस्टर। साथ ही एक इंडेक्स होती है मेंबर्स की। मेंबर्स की एक इंडेक्स होती है जो सेक्शन 88 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। उसके अकॉर्डिंग उनको एक इंडेक्स रखनी पड़ती है। अगर उसमें कभी कुछ चेंज होता है या कुछ उसमें अमेंडमेंट होता है तो उसमें उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ताकि सभी मेंबर्स के बारे में आसानी से पता लगाया जा सके कि कौन इसमें मेंबर है। तो ये आपके कंपनी के मेंबर्स हो गए, और इनके राइट्स और ड्यूटी और कितने तरह के मेंबर्स, आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं, कौन मेंबरशिप बन सकता है, तो ये सारी डिटेल आपकी इसके बारे में हो गई। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। साथ में ही सभी लोग अपना नाम प्लीज मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिन लोगों ने अपना नाम ना लिखा हो प्लीज अपना नाम लिख दीजिएगा। मैं एक एक करके नाम बुला रहा हूँ, जिनके नाम यहाँ पर हैं वो उनके नाम यहाँ पर लिखें, और इसके अलावा अगर कोई नाम बचता है तो प्लीज लिख दीजिएगा। कार्तिक खत्री, हरप्रीत सिंह, लक्ष्य श्रीवास्तव, काजल रावत, कार्तिकेय गुप्ता, आर मंतश, आरोही वर्मा, शुभम गुप्ता, अदिति त्रिपाठी, जयशंकर तिवारी, मोहम्मद फौजान, नवीन मिश्रा, अर्पिता सिंह पाल, सांभवी त्रिपाठी, हमना अली, अलका, आयुषी ठाकुर, अभिनव कटियार, चंद्रमणि निगम, महक महेश्वरी, अभिषेक सिंह, शिवानी सिंह, वंशिका मेहरोत्रा, मोहिनी कुमारी, अरुण गुप्ता, ऋषभ कटियार, यशवर्धन त्रिपाठी, आशीष कुशवाहा, अनिका सलूजा, देवेश तिवारी, वर्तिका शुक्ला, चांदनी जैन, शीला कटियार, लव शुक्ला, नैना मिश्रा, हर्षित मिश्रा, उत्कर्ष गर्ग, अनुराग यादव, अमन मिश्रा, आकांक्षा त्रिवेदी, श्रद्धा वर्मा, फैजल खान, कार्तिकेय गुप्ता। अब इसके अलावा अगर और कोई रह गया हो तो लिख दीजिए प्लीज। नो सर। चलिए ठीक, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड एंड थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू नैना, थैंक यू थैंक यू नैना। हर्षित। थैंक